हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना पार्ट बी है 30 मार्क्स का। उसका फर्स्ट चैप्टर आपको याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अपना पार्ट बी है वो कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है 30%। 30 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, उसमें अपने 7 चैप्टर्स है। ठीक है, तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। देखो जो उसका फर्स्ट चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं मेजरली। कौन कौन से 4 टॉपिक्स है? पहला है अपने पास में स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन अपने पास में है ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, और एक अपने पास में है रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है, अब देखो ये जो अपना चैप्टर है, आपको पता है जो अपना पूरा सेकंड वाला पार्ट है, पार्ट बी है, वो पूरा कंपनीज एक्ट का है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हैं उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आने वाले। तो आपको पता है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आएंगे मतलब थोड़े बहुत हमें सेक्शंस भी देखने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब आपको याद होगा जो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ऑडिट लास्ट अपना चैप्टर किया था, बेसिक्स ऑफ ऑडिट, वहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ी थी। सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसी ऑडिट थी? स्टैट्यूटरी ऑडिट एक टाइप ऑफ ऑडिट थी जिसको लॉ ने मैंडेटरी किया है ना, लॉ ने स्टैट्यूट ने मैंडेटरी किया है, तभी तो उसका नाम क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें जो ऑडिट मैंडेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, अच्छा अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सी वाली होती है? फाइनेंशियल ऑडिट। उसको कौन कंडक्ट करता है? पीसीए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन जो पढ़ने हैं वो अपने स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन 139 से लेके। ठीक है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट के सेक्शंस आपके जो आते हैं 147 तक, एक अपना सेक्शन 148 भी आता है, लेकिन सेक्शन 148 हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। सेक्शन 148 आपका डील करता है कॉस्ट ऑडिट से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अपने जो ये सेक्शंस हैं सेक्शन 139 से लेके हमें इस चैप्टर में तो सेक्शन 147 तक पढ़ने हैं। ये सारे अपने सेक्शंस किसके हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट के। और इसके बाद में जो अपना एक सेक्शन है सेक्शन 148, वो अपना रहता है कॉस्ट ऑडिट का, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन 139 से स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले जो अपना सेक्शन 139 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जो ऑडिटर होगा उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, वो अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमें यहाँ पे 2 टाइप की कंपनीज पढ़नी है। ठीक है, कौन सी हमें 2 टाइप की कंपनीज पढ़नी है? एक तो नॉर्मल कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। ठीक है, देखो जो अपनी नॉर्मल कंपनी है मतलब यहाँ पे क्या है? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी नहीं है उसको हम नॉर्मल कंपनी बोल देंगे। और एक अपनी कौन सी आ जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपना कंपनीज एक्ट में, अगर आपको याद हो तो। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का उसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट का उसके अंदर कैपिटल होता है कितना? एटलीस्ट 51%, सीजी का या एसजी का या दोनों का मिलाकर। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह तो हम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये दोनों कंपनीज के अलग अलग प्रोविजंस पढ़ने हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है यहाँ पे उन कंपनीज में किसका रोल आता है? सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके थोड़े से प्रोविजन डिफरेंट हो जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब नॉर्मल कंपनी है ना, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है उनके लिए अपॉइंटमेंट का क्या जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट में हमें गिवन है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखो अपने पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। पहला है फर्स्ट ऑडिटर, इसके बाद में है सबसीक्वेंट ऑडिटर, और एक है अपने पास कैजुअल वैकेंसी। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉर्मल कंपनी में तो फर्स्ट ऑडिटर जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ऐसा ऑडिटर जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो सबसे पहला ऑडिटर अपॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से सुनना, स्टैट्यूटरी ऑडिट के प्रोविजंस हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा है ना, उसको कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और उसके बाद वाले जो भी होंगे सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सब किस में जाएंगे? सब्सीक्वेंट में। तो जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स होते हैं ना उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। समझ आई बात?
इसका मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में फर्स्ट वाले का अपॉइंटमेंट करते हैं बीओडी, और जो बाकी जितने भी उसके बाद से आएंगे तो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स। मतलब अल्टीमेटली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने की पावर है वो शेयर होल्डर्स के पास में है। ठीक है, बस फर्स्ट ऑडिटर के केस में आप ये मान लो बोर्ड के पास रहती है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, बीओडी को अपॉइंट करना है, कितने डेज में अपॉइंट करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जैसे ही आपकी बनी, जैसे आपकी कंपनी रजिस्टर हुई कंपनीज एक्ट में। अच्छा, कैसे होता है रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें आपको पता होगा। कंपनीज एक्ट आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पहले लॉ पढ़ के आओ। ठीक है, बिकॉज क्योंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें कंपनीज एक्ट की बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। चलो, सो ऑब्वियस सी बात है, वो हम वापस से यहाँ पे थोड़ी डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे बनती है, वो सब क्या होता है, वो सब आपने लॉ में पढ़ लिया होगा। चलो, तो वापस आ जाओ यहाँ पे। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो अपनी कंपनी रजिस्टर हुई, ठीक है, विद आरओसी। उसके 30 डेज के अंदर अंदर बीओडी को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। मान लो बोर्ड के बस की बात नहीं है, बोर्ड को नहीं मिल रहा कोई पर्सन, या बोर्ड नहीं कर पाया फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज, तो अब मेंबर्स आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड से नहीं हो पा रहा तो मेंबर्स क्या बोलेंगे, तुम तो बेकार हो, हटो साइड में, हम करते हैं। तो अभी अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो बोर्ड मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे, एंड देन मेंबर्स क्या बोलेंगे, हम अपॉइंट कर देते हैं, तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। तो मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे अगले 90 डेज में। मेंबर्स अपॉइंट विद इन 90 डेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। मतलब जब बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया, 30 डेज खत्म हो गए, तो अब मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे अगले 90 डेज में। अच्छा, मेंबर्स कहाँ पे अपॉइंट करेंगे? क्या वो एक गार्डन में जाएंगे अपॉइंट करने के लिए, या चांद पे जाएंगे अपॉइंट करने के लिए? भाई मीटिंग होगी ना, हमें पता है मेंबर्स की मीटिंग होती है। कौन सी मीटिंग होगी? ईजीएम। ईजीएम कौन सी होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये एक अलग सा काम है ना, कि अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो हमें एक अलग से स्पेशल मीटिंग करनी होगी मेंबर्स की, तो वो होती है ईजीएम। ठीक है, तो बोर्ड को अपॉइंट करना है 30 डेज में, बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स विद इन नेक्स्ट 90 डेज। कहां पर? ईजीएम में। अच्छा, टेन्योर। टेन्योर का मतलब है वो वाला ऑडिटर कितने टाइम तक कंपनी में रहेगा। तो क्या बोला है, जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका टेन्योर रहता है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक। मतलब जो उस कंपनी, देखो ऑब्वियस सी बात है, इनकॉर्पोरेशन के बाद वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो कब तक रहेगा? अगली एजीएम तक। ठीक है, जैसे ही वो एजीएम आ जाएगी, फर्स्ट एजीएम आपकी आ जाएगी, आपको पता है कि हमने पढ़ा है लॉ में भी, ठीक है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, तो इसका जो है टेन्योर वो फर्स्ट एजीएम में खत्म हो जाएगा, मेंबर्स का रोल आ जाएगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे आगे जितने भी ऑडिटर्स होंगे स्टैट्यूटरी वाले उनको। तो इसका कितना टेन्योर रहा? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब इसके बाद में आ जाओ अपना सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड जितने भी सारे हैं, सबका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? मेंबर्स। कहां पर करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे, ठीक है, एजीएम में। आपको याद होगा हमने लॉ में पढ़ा है, एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं उसमें एक ही बिजनेस भी आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, है ना। ठीक है, तो अगर आपने लॉ पढ़ लिया है तो आपको ये सब चीजें आती होंगी। अगर कोई बात नहीं, आप पहले ग्रुप 2 भी दे रहे हो, आपने लॉ नहीं पढ़ा है, तो भी आप नॉर्मली समझ लो जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग, और साल में एक बार तो है वो मीटिंग होना कंपलसरी है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, ठीक है, तो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करते हैं मेंबर्स। अच्छा, अगर मेंबर्स ने अपॉइंट कर दिया तो उस ऑडिटर का टेन्योर कितना रहेगा? 5 इयर्स। ठीक है, इसका मतलब जैसे फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ है, तो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ है तो उसका टेन्योर कितना रहेगा? 5 इयर्स का उसका टेन्योर रहेगा। मतलब वो अगले 5 साल तक जो है वो कंटिन्यू करेगा एज ऑडिटर। ठीक है, अच्छा, अगर हमने फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया है तो 5 साल तक रहेगा, तो कौन सी वाली एजीएम आएगी? 5th आएगी क्या? 5th नहीं आएगी, 6th आएगी, बिकॉज अब काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट में तो अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, तो हम जब 1 साल कब होगा? सेकेंड एजीएम में 1 साल हो जाएगा, थर्ड वाली में 2 साल हो जाएंगे, तो इस तरीके से 5 साल कब हो जाएंगे खत्म? 6th एजीएम तक। तो उसका टेन्योर कब तक रहेगा? 6th एजीएम तक। तो अपॉइंट करेंगे फर्स्ट एजीएम में एंड होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। और उसके बाद जैसे जैसे अपॉइंटमेंट होता जाएगा, मतलब हर 5 साल का टेन्योर उसका रहता जाएगा। तो मतलब जिस भी एजीएम में अपॉइंटमेंट हुआ है उस वाली एजीएम से अगली जो 6th एजीएम आएगी वहां तक वो
रहेगा, मतलब 5 इयर्स का हो गया एक तरीके से, है ना। अच्छा, जब भी हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ऑडिटर का, तो हम ऐसे तो है नहीं मारपीट करके जबरदस्ती किसी को मुंह उठाकर बनना ही पड़ेगा तुझे, ऐसा तो नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो बंदा बनना चाहता है ऑडिटर तो ही बनेगा, तो उसको अपनी राइटिंग में कंसेंट देना होगा, साथ में उसे एक सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है। अभी वो सर्टिफिकेट में क्या है यहाँ पढ़ने वाले हैं हम, पर अभी के लिए आप सुनो यहाँ पे। तो एक उसकी क्या जाएगी, राइटिंग में कंसेंट जाएगी, और साथ में एक सर्टिफिकेट जाएगा उससे अपॉइंटमेंट से पहले, ठीक है। चलो एक बार देख ही लो आप सर्टिफिकेट में क्या है। सबसे पहले तो वो ये बताएगा कि भाई वो एलिजिबल है और डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। अब वो डिस्क्वालिफाइड कब होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 141 में, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर एंड क्वालिफिकेशंस भी क्या है। तो वो एलिजिबल होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो उसका अपॉइंटमेंट है इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, मतलब जो टेन्योर एक्ट में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अपने टेन्योर से ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है उसका हो गया, तो वो सारी चीजें जो है वो उसकी नहीं होनी चाहिए। एक्ट में लिमिट्स गिवन है कि एक बंदा जो है वो कितनी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, तो एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिटर बन सकता है, ठीक है, उससे एक्सीड नहीं किया होना चाहिए। तो वो ये सब चीजें वो लिख के देगा सर्टिफिकेट में, ठीक है। इसके बाद वो क्या देगा, उसके ऊपर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई प्रोसीडिंग्स अगर उसके ऊपर, कोई एक्शन वगैरह अगर उसके ऊपर, जैसे आईसीएआई ने कोई एक्शन ले रखा है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर, है ना, या फिर उसकी फर्म के ऊपर या उसके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, विद रिगार्ड टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, तो जो भी प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर चल रही हैं, जैसे मान लो कुछ उसने गलती वलती कर दी होगी, ठीक है, कोई एथिक्स नहीं माने होंगे, कुछ मिसकंडक्ट कर दिया होगा, तो अगर ऐसा कुछ भी चल रही है उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स, तो उसको राइटिंग में बताना है कि मेरे ऊपर ये प्रोसीडिंग चल रही है, जितनी चल रही है उतनी बताना है, कोई बात छुपानी नहीं है। तो ये सब चीजें सर्टिफिकेट में बतानी है, और ये बोलना है कि जो मैंने बताया है वो ट्रू एंड करेक्ट है। तो ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा आपकी रिटर्न में कंसेंट के साथ में। इसके बाद क्या बोला, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट जाएगा। अच्छा, कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया ऑडिटर का, तो जब भी अपॉइंटमेंट हुआ मीटिंग में हुआ होगा, तो मीटिंग के 15 डेज के अंदर अंदर कंपनी को इंटीमेट करना होगा आरओसी का क्या देना, सॉरी आरओसी को क्या देना होगा, अपॉइंटमेंट का नोटिस कि हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर किया है। अच्छा, ये नोटिस किस फॉर्म में जाएगा, एडीटी 1 में जाएगा। ये जो फॉर्म वगैरह है ना, ये सब आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। चलो, इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे अपना थर्ड पॉइंट अपना क्या है यहाँ पे, कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, जैसे मान लो ऑडिटर है, तो अभी हमने बात की ना कि वो उसका टेन्योर जो रहेगा फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक रहेगा, पर मान लो बीच में मर गया, भाई मर भी सकता है आदमी, है ना, उसको पसंद नहीं आई कंपनी, रिजाइन कर दिया उसने, या कंपनी को वो पसंद नहीं आया, कंपनी ने उसको रिमूव कर दिया, तो ये सब चीजों की वजह से हो सकता है कि टेन्योर से पहले ही वैकेंसी आ जाए उसकी पोजीशन में, है ना, यानी उसको छोड़ना पड़े अपना जो है ऑडिट का अपॉइंटमेंट। तो अगर कैजुअल वैकेंसी आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैकेंसी को फिल करेंगे। तब वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी तो इमीडिएट आ गई, ठीक है, तो उस टाइम पे बीओडी फिल करेगा, है ना, एक बार। तो क्या बोला यहाँ पे, वैकेंसी अगर आ जाती है बीच में, तो उसको कौन फिल करेगा, बीओडी। कितने डेज में फिल करेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हुई है, यानी उसने रिजाइन करा है और उस वजह से वैकेंसी आई है, तो उस केस में क्या बोला, अपॉइंटमेंट जब आप करोगे, मतलब जब बोर्ड कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा, जब बोर्ड नए वाले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा, तो क्या करना होगा, वो नए वाले बंदे को अप्रूव करवाना होगा जनरल मीटिंग में मेंबर्स से। यानी अगर पुराना वाला ऑडिटर रिजाइन कर गया है, तो बोर्ड जिस नए वाले बंदे को अपॉइंट कर रहा है एज अ ऑडिटर, वो वाले बंदे को जो अपॉइंट किया उसको हमें अप्रूव करवाना है मेंबर्स से। मेंबर्स बोलेंगे कि हाँ ये सही है, हम इसको कंफर्म करते हैं, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। तो अपॉइंटमेंट टू बी अप्रूव बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, कितने टाइम में अप्रूव करवाना है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड रिकमेंड करेगा कि मैं जो है, अभी ये वाला बंदा पुराना वाला था, ये चला गया, रिजाइन कर गया, अभी हम इसको नए वाले को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो मेंबर्स को रेकमेंड करेंगे बोर्ड, और मेंबर्स को सही लगेगा तो वो कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, टेन्योर कितना रहेगा, देखो क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कहां तक रहेगा, अगली एजीएम तक, बिकॉज मेन जो अपॉइंटमेंट का काम तो मेंबर्स का है ना। अभी तो यहाँ पे ठीक है कैजुअल वैकेंसी आ गई थी तो बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया उसको, पर अब तो आगे एजीएम तक रहेगा वो। एजीएम के बाद तो उसको कौन अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स ही करेंगे ऑडिटर को अपॉइंट, तो उसका टेन्योर कब तक रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। तो होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। अब ये हमने किसका पढ़ लिया, अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर और बोर्ड इनका ही रोल है।
अब हम चलते हैं गवर्नमेंट कंपनी पे। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन आ जाता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या बोला है यहाँ पे, ये किसके लिए होगा, गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी होगा, ठीक है। और ऐसी दूसरी कंपनीज जिनको कंट्रोल कर रही है सीजी या एसजी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज जो भी है, उसमें किसका रोल आएगा, सीएजी का। सीजी मत लिख देना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ये, सीएजी है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट का ऑडिटर है ना, तो वो यहाँ पे अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। तो देखो फर्स्ट ऑडिटर है, तो फर्स्ट ऑडिटर वहां पे कौन अपॉइंट कर रहा था, बीओडी, यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा, सीएजी। वहां पे बीओडी का अपॉइंटमेंट जो बीओडी जो अपॉइंटमेंट कर रहा था वो विद इन 30 डेज कर रहा था, इनको मिलेंगे 60 डेज, ठीक है, तो इनको मिलेंगे डबल टाइम। तो सीएजी जो है वो करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम कंपनी रजिस्ट्रेशन, वहां पे 30 डेज था। मान लो सीएजी से भी नहीं हो पाया अपॉइंटमेंट, तो फिर कौन करेगा, बीओडी करेगा। तो पहले मिलेंगे उसको 60 डेज, वो नहीं कर पाया तो बीओडी करेगा विद इन अगले 30 डेज, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। मान लो बीओडी की भी बस की बात नहीं है, बीओडी भी नहीं कर पाए तो मेंबर को आना पड़ेगा। तो अगर बीओडी भी नहीं कर पाते हैं तो मेंबर करेंगे अगले 60 डेज में, मेंबर करेंगे अगले 60 डेज में। डेज यहाँ पे डिफरेंट है, ऊपर 30 और 90 थे, यहाँ पे आपके पहले 60 हैं, फिर 30 हैं और फिर वापस 60 है, ठीक है। और टेन्योर कितना रहेगा, टेन्योर रहेगा वही कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक, वहां पे भी यही था फर्स्ट वाले में, यहाँ पर भी यही है फर्स्ट एजीएम, ठीक है। देखो ये आपकी समरी हो गई, कंपनी हुई रजिस्टर, उसके 60 डेज में करेगा सीओजी, सॉरी सीएजी, सीएजी नहीं कर पाया तो विद इन 30 डेज करेंगे बीओडी, बीओडी नहीं कर पाया तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज करेंगे मेंबर्स एट ईजीएम, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट है। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे वहां पर हमने बात की थी नॉर्मल कंपनीज में तो फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक मतलब 5 साल का है, पर यहाँ पे ऐसा 5 साल का नहीं है, यहाँ पे एक एक साल का रहेगा, यहाँ पे एक एक साल का, मतलब हर साल जो है अपॉइंटमेंट हो रहा है एक तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अगेन कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय सीएजी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कब अपॉइंट करना है, फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट, मतलब आपका जब फाइनेंशियल ईयर बिगिन हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल है ना, तो उसके विद इन 180 डेज, उसके विद इन 180 डेज सीएजी क्या कर लेगा, अपॉइंटमेंट कर लेगा। तो थोड़ा सा जो डिफरेंसेस है आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो क्या बोला, फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट से विद इन 180 डेज सीएजी अपॉइंट करेगा, और टेन्योर कितना रहेगा, 6th एजीएम तक रहेगा क्या, नहीं ये एक एक साल के लिए होते हैं, तो होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ एजीएम। इसके बाद क्या बोला है, अगर यहाँ पर भी कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो यहाँ पे सीएजी, मतलब यहाँ पे आप ये मानो तीनों जो काम है वो सीएजी ही कर रहा है, तो वो करेगा 30 डेज में। अगर वो नहीं कर पाया तो फिर बोर्ड करेगा, इफ सीएजी फेल्स देन फिल्ड बाय बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज का अपॉइंटमेंट। चलो अब इसके बाद में अपना एक छोटा सा टॉपिक है रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। अब देखो क्या बोला है, रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एजीएम इफ, देखो ऐसा है जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि जो ऑडिटर होगा अब उसका जो टेन्योर होगा, उसका टेन्योर कितना रहेगा, 1st एजीएम से लेके 6th एजीएम तक रहेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे एजीएम तो अपनी हर साल हो रही है ना, तो एजीएम हो रही है तो क्या हम जरूरी है हर बार उसको हटाकर हर बार किसी नए बंदे को लेकर आए, नहीं, उसका ही रीअपॉइंटमेंट हो रहा है ना, वो सेम बंदा हर साल अपॉइंट हो सकता है, जब तक उसका टेन्योर रहेगा वो तब तक अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोला है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो ही बार बार रीअपॉइंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो रीअपॉइंट कब हो सकता है, वो रीअपॉइंट तब हो सकता है जब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। इसका मतलब अगर जैसे मान लो जब हमने अपॉइंटमेंट किया था ऑडिटर का उस टाइम पर तो वो क्वालिफाइड था, पर आगे जाके वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। अब डिस्क्वालिफाइड वो कब होगा वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, पर अभी मान लो कि इंडिपेंडेंट नहीं रहा, उसका बायसनेस आ जाता है किसी रीजन की वजह से, वो कंपनी के शेयर्स खरीद लिए उसने बहुत सारे, तो बायस्ड हो गया, तो इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो वो जैसे डिस्क्वालीफाई हो गया अभी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका रीअपॉइंटमेंट तभी पॉसिबल है जब ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो पहली कंडीशन वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मान लो वो खुद ही बोल दे कि मुझे आपकी घटिया सी कंपनी में कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे तो कहीं और ऑफर आ गया है, मेरे पास और काम है, तो अगर वो खुद ही विलिंग नहीं है कंटिन्यू करने के लिए तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसने
ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है अपनी अनविलिंगनेस का, तो वो कंटिन्यू कर सकता है, वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ही हैज नॉट गिवन नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस फॉर रीअपॉइंटमेंट। यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो रीअपॉइंट कब होगा, जब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, जब उसने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है कि मैं अनविलिंग हूं टू कंटिन्यू, मतलब वो विलिंग होना चाहिए, है ना। और तीसरा, एस आर नॉट पास एट दैट एजीएम टू अपॉइंट समवन एल्स एज ऑडिटर और टू रिमूव हिम। देखो बेसिकली क्या बोला है, मेंबर्स, अगर मेंबर्स को लगता है कि यार इसको हमने ठीक है अपॉइंट तो कर लिया, बट ये बेकार ऑडिटर है, इसको कुछ भी नहीं आता है, ये ढंग से ऑडिट नहीं करता है, हमारी बात नहीं समझता है, बायस्ड है, जो भी XYZ, तो क्या मेंबर्स के लिए जरूरी है कि नहीं अब तो 5 साल के लिए इसको झेलना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर मेंबर्स को लगता है तो वो SR पास करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं और उसकी प्लेस पर किसी और को अपॉइंट करने के बारे में भी बोल सकते हैं SR पास करके। तो अगर मेंबर्स ने SR पास नहीं किया है उसको रिमूव करने के लिए या उसकी प्लेस पर किसी और को अपॉइंट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसी वाले को हम रीअपॉइंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि वो रीअपॉइंटमेंट कब होगा, जब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, जब उसने नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस नहीं दिया है एंड SR भी पास नहीं हुआ है उसको हटा के किसी और को लाने के लिए। तो अगर ये तीनों में से कोई भी चीज हो जाती है तब तो वो रीअपॉइंट नहीं होगा, ये तीनों चीजें नहीं होती हैं तो फिर वो रीअपॉइंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी है क्या हमें हर एजीएम पर उसको रीअपॉइंट करना पड़े कि हम तुम्हें नहीं निकाल रहे, तुम ही कंटिन्यू करोगे? नहीं। अगर जैसे हमने बोल दिया वो फर्स्ट एजीएम से लेकर कौन सी एजीएम तक है, 6th वाली एजीएम तक है, तो अब हमें मान लो हर साल जरूरी नहीं है, हमें लगता है कि यार यही कंटिन्यू करना चाहिए, हमें किसी और को नहीं लाना है इसकी प्लेस पे, तो हमने किसी एजीएम में किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने की या रिमूव करने की बात नहीं करी और ना ही हमने रीअपॉइंटमेंट की बात करी है। मतलब हमने किसी पर्टिकुलर एजीएम में बात ही नहीं करी है अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में, तो क्या मान लिया जाएगा? मान लिया जाएगा कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी एजीएम पे हमने किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया या मान लो सेम वाले की भी रीअपॉइंटमेंट की बात नहीं की, तो यही माना जाएगा कि पुराने वाले को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिक सी बात है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू। अच्छा, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी फॉर अपॉइंटमेंट या कैजुअल वैकेंसी और उसको कंसिडर करेगा बोर्ड बिफोर मेकिंग अपॉइंटमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको याद होगा लॉ में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम ही क्या होता है? ऑडिट कमेटी का काम होता है कि वो यहाँ पे 2 काम संभालती है, फाइनेंस का, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह का, और एक ऑडिट का। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा कि हमारी कंपनी में कौन ऑडिट करेगा, उसका रिकमेंडेशन देती है वो बोर्ड को, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उस केस में वो रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को कि इस बंदे को आप अपॉइंट कर लो एज ऑडिटर, ठीक है। तो बोर्ड वो अपॉइंट करने से पहले उस कमिटी के रिकमेंडेशन को सुनेगा, उसको कंसिडर करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, ऑडिट कमेटी बेसिकली बोर्ड की कमेटी है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स ही आपस में मिलकर अलग अलग बोर्ड कमिटीज बनाते हैं, तो उसमें से ही एक कमेटी है ऑडिट कमेटी, जो कि फाइनेंस मतलब अकाउंट्स वगैरह और ऑडिट का काम संभालती है। ये चैप्टर में आगे जाके अपना एक टॉपिक आने ही वाला है ऑडिट कमेटी का, डिटेल में हम वहां पर बात करेंगे। अभी के लिए अब इतना सा याद रखो कि वो अगर किसी भी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, अच्छा ऑडिट कमेटी कब होगी, लिमिट्स है ना, मतलब लिमिट्स गिवन है कि अगर आपकी कंपनी लिमिट्स में आ रही है, बड़ी कंपनी है आपकी, तो आपको ये कमेटी रखना मैंडेटरी है। तो अगर कमेटी है तो ये कमेटी का ही काम है, तो फिर वही रिकमेंडेशन देगी किसको रखो किसको मत रखो, तो बोर्ड को वो कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, टर्म एंड रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर इंपॉर्टेंट है। देखो हमें पता है ऑडिट क्या होती है, हम स्टार्टिंग से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑडिट की। ऑडिट होती है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, करेक्ट। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तभी होगी ना जब जो आपका पर्सन है, मतलब जो ऑडिटर है, वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर वो ही इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या आपकी ऑडिट इंडिपेंडेंट होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। पर आप मुझे एक चीज बताओ, अगर हम चाहते हैं कोई बंदा इंडिपेंडेंट रहे और आपने किसी पर्सन को, जैसे लेट्स से आपके घर में अगर आपने देखा हो कि कोई ऐसे होते हैं ना कि कोई लेट्स से आपके पापा के बिजनेस में कोई पर्सन काम कर रहा है जो पिछले 40-50 साल से काम कर रहा है, तो अभी क्या वो पर्सन आपके पापा के लिए सिर्फ एम्प्लॉय होगा? नहीं, वो आपकी एक तरीके से फैमिली मेंबर होगा, है ना। पापा उसको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करेंगे, क्यों? भले वो आपका कोई एक्चुअल रिलेटिव नहीं है, लेकिन उसने आपके लिए इतने सालों तक काम किया है, तो ऑब्वियसली बात है वो रिलेशन वैसा बन जाता है।
तो सिमिलरली कंपनीज में भी पहले ऐसा ही हो रहा था कि ऑडिटर सालों साल सेम कंपनी का सेम ही ऑडिटर चलता रहता था। तो भले ही वो वैसे उसने कोई एज सच कंपनी के शेयर्स नहीं लिए, कोई लोन नहीं लिया, मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग उसने एज सच कोई काम नहीं किया जिससे उसकी इंडिपेंडेंस खराब हो, लेकिन इतने सालों तक अगर आप सेम जगह पे काम करते हो तो बाय डिफॉल्ट सी बात है आपके रिलेशंस वहां से अच्छे हो जाते हैं। तो अगर ऑडिटर भी किसी एक कंपनी में 40-50 साल तक करता रहेगा काम, तो वहां के डायरेक्टर से, वहां के एम्प्लॉय से वो फ्रेंडली हो जाएगा। फिर उसकी इंडिपेंडेंस हैम्पर होगी। फिर वो बोलेंगे ना भैया सब कुछ सही है, वो बोलेगा हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ इतने सालों से सब कुछ सही है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, वो बायस्ड हो जाएगा ना चाहते हुए भी। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह हो भी रहे थे जहां पे ऑडिटर्स कंपनी के साथ मिलकर फ्रॉड करवा रहे थे, तो हमें वो नहीं चाहिए था। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन लाया गया कि ऑडिटर का रोटेशन करो, मैंडेटरी रोटेशन करो। कुछ कंपनीज हैं, लिमिट्स अभी हम पढ़ेंगे, इन वाली कंपनीज में मैंडेटरी रोटेशन होगा। मैंडेटरी रोटेशन होगा इसका क्या मतलब है, यानी कंपनी का जो ऑडिटर है उसे काम करवाओ, ठीक है, उसके बाद उसको रोटेट करो, यानी कुछ साल काम करने के बाद एक बार उसको हटाओ, उसको कूलिंग पीरियड दे दो। अब सुनो ध्यान से कैसे। कुछ कंपनीज हैं उनमें ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। कौन सी कंपनी से पहले वो पढ़ लो, जैसे हम बोलेंगे एलिजिबल कंपनी, यानी रोटेशन का जो कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल होगा हर लिस्टेड कंपनी में। दूसरा, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी होगा जिसमें पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जहां पे पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ और मोर। अच्छा, एवरी प्राइवेट कंपनी, यानी यहाँ प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है 50 करोड़ या उससे ज्यादा। एंड एवरी कंपनी, हर कंपनी जिसने पब्लिक से बोरोइंग्स ली है, मतलब बैंक्स वगैरह से या एफआई से या पब्लिक से डिपॉजिट ले रखे हैं उस कंपनी ने 50 करोड़ या उससे ज्यादा के, तो ये वाली जो कंपनीज है इन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है ऑडिटर का रोटेशन करवाना। अब रोटेशन करवाना है तो कैसे रोटेट करवाओगे आप, देखो ध्यान से सुनो। आपको ये चीज पता होगी कि कंपनी में जो ऑडिट कर सकता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और हम किसी फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज ऑडिटर, यानी हम किसी इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग सीए को भी अपॉइंट कर सकते हैं, या हम जो सीए फर्म होती है पूरी फर्म को भी एज अ हम अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल अगर आपका ऑडिटर है तो क्या बोला, इन वाली कंपनीज को 5 साल के लिए आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो 5 साल के लिए। उसके बाद 5 साल का गैप दोगे, यानी उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड आएगा, मतलब उसको कंपनी का ऑडिटर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो 5 ईयर्स के बाद। 5 साल काम किया, अब 5 साल का गैप दो, उसके बाद वापस से अपॉइंट कर लो 5 साल के बाद। तो ये जो बीच का 5 साल का गैप हो गया इसे हम बोलेंगे कूलिंग पीरियड। अब इसमें वो क्या करेगा, क्या फालतू मक्खी मारेगा, नहीं, किसी और कंपनी में जाके ऑडिट कर लेगा, उसके पास कमी थोड़ी है। हमारी कंपनी में आपने काम किया 5 ईयर्स, अब आपको 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड मिलेगा, यानी अब आप वो 5 साल गैप दोगे। 5 साल हमारी कंपनी में आप वापस से काम नहीं करोगे क्योंकि हम चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट रहो। अगर आप सालों साल काम करते रहोगे तो आपकी बायसनेस आती जाएगी, ठीक है। तो 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड। सिमिलरली अगर आपकी ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म को जो है 10 साल मिलते हैं, मतलब दो पीरियड मिलते हैं उसको 5-5 साल के। जैसे हमने बोला कि जो इंडिविजुअल है उसको तो 5 साल का टेन्योर रहेगा, 5 साल अपॉइंट होने के बाद में उसको 5 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। लेकिन फर्म है ना, फर्म को 5 साल के 2 पीरियड मिलेंगे, मतलब पहला 5 साल का एक पीरियड, दूसरा 5 साल का एक और पीरियड मिल जाएगा। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं फर्म के लिए 10 साल का टाइम अवेलेबल है, कि फर्म अगर है तो वो 10 साल के लिए आपकी ऑडिटर बन सकती है। उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड तो 5 साल का ही है, फर्म में कूलिंग पीरियड को 10 साल मत कर देना। कूलिंग पीरियड इंडिविजुअल और फर्म दोनों का 5 ईयर्स है, यानी इंडिविजुअल को 5 साल के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा, फर्म को 5-5 साल के 2 पीरियड्स, मतलब 10 साल हो गया, उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो वो कूलिंग पीरियड में फर्म आपके लिए एज ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकती है, इससे इंडिपेंडेंस मेंटेन होगी। अच्छा, अभी हमने ऊपर कुछ कंपनीज पढ़ी थी कि इन कंपनीज पे रोटेशन एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक्सेप्शन है, यानी इन कंपनीज मतलब ओपीसी और स्मॉल कंपनी, देखो छोटी मोटी कंपनीज है, ठीक है, यहाँ पर क्या ही बायसनेस क्या ही आएगा, तो इसीलिए इन वाले कंपनीज के लिए रोटेशन मैंडेटरी नहीं है। तो क्या बोला, ये जो भी हमने ऊपर कंपनीज पढ़ी थी, ये वाली लिमिट्स वाली कंपनी, ये लिमिट्स वाली कंपनी को अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं करना है। इंडिविजुअल को
इंडिविजुअल के लिए क्या बोला, इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं करना है फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। इसका मतलब 5 साल का आपको दे दिया कि 5 साल तक अपॉइंट करो, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे। और फर्म के लिए क्या बोल दिया, 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मतलब 5 साल का एक टर्म, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, लगातार, लगातार 5 साल का एक टर्म और 5 साल का दूसरा टर्म, तो अल्टीमेटली 2 टर्म्स हो गए 5-5 साल के। उसके बाद आप उनको कंटिन्यू मत करो। कितने टाइम के लिए कंटिन्यू मत करो, मतलब कूलिंग पीरियड कितना रहेगा, 5 ईयर्स का। कूलिंग पीरियड कितना रहेगा, 5 ईयर्स। तो अगर इंडिविजुअल है तो उसका 5 साल, उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल 5 साल, 2 बार आप अपॉइंट कर सकते हो उसको, उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा, जिसमें आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप वापस से अपॉइंटमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक नोट पढ़ो, नोट में देखो क्या बोला है आपको, यहाँ पे देखो क्या बोला, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर। अच्छा, ये मैंने जो लैंग्वेज है ये आपकी लॉ की लैंग्वेज ही लिखी है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, जिस दिन अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो, नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर्स टू अदर ऑडिट फर्म whose tenure expired in the immediately preceding financial year shall be appointed as auditor of the same company for 5 years। अब ये इतनी भारी लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब होता है, ये हमें बिना एग्जाम्पल के तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनना, मान लो आपकी कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब ये एबीसी लिमिटेड है, इसमें अभी तक एक ऑडिट फर्म काम कर रही थी, ठीक है, एक ऑडिटर थी, ऑडिट फर्म XYZ। XYZ में ये 3 पार्टनर्स है, X, Y और Z, इनके नाम पे ऑडिट फर्म है, ठीक है। ये फर्म काम कर रही थी, आपको पता है फर्म का टेन्योर कितना होता है, 2 टर्म्स, मतलब 5 साल 5 साल, 2 बार मिल जाएगा आपको। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि इसने 2 टर्म्स अपने कंप्लीट कर लिए। किस साल कंप्लीट हो गया, मतलब इसका लास्ट ईयर क्या था, 24-25, 24-25 में इसके 10 साल कंप्लीट हो गए। इसका मतलब क्या हम 25-26 अपॉइंट कर सकते हैं इसी सेम फर्म को, नहीं। अब 25-26 से लेके जो अगले 5 साल है उसमें इसका कूलिंग पीरियड आएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, अब ये जो कंपनी है ऑब्वियसली बात है इसको अपॉइंट नहीं कर सकती है, तो ये किसी नए ऑडिट फर्म को अपॉइंट करेगी। अब ये कंपनी जाती है एक और ऑडिट फर्म के पास में जिसका नाम है XPQ। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, X दोनों में कॉमन है। XYZ जो पार्टनर है, मतलब जो ऑडिटर है, वो XYZ फर्म में भी है पार्टनर और वो XPQ फर्म में भी है पार्टनर, मतलब कॉमन पार्टनर है। तो अब जो ये एबीसी है ना कंपनी, ये इस XPQ के पास जाती है कि भाई अब पुरानी वाली का तो 5 साल का कूलिंग पीरियड आ गया, अब हमें नया चाहिए, तो अब तुम आ जाओ। तो अब मुझे एक बात बताओ, X तो कॉमन है, X तो यहाँ पर भी था और X यहाँ पर भी है, मतलब ये पर्सन पार्टनर कॉमन है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन होगी, वो तो ये बोलेगा कि यार मेरी दूसरी वाली फर्म थी, उससे हम इसकी ऑडिट कर रहे थे, मैं जानता हूँ इस कंपनी के बारे में सब कुछ, तो वो इस वाली फर्म को भी तो वैसे ही पटा लेगा ना कि भाई ये तो कंपनी मेरी कंपनी ही है, मैं देख लूंगा इसको, या तुम मेरे अकॉर्डिंग काम कर लो। तो इंडिपेंडेंस कैसे हुई, जो हम चाहते थे कि 5 साल दूर रहो तुम हमारी कंपनी से, वो कैसे दूर रहे जब सेम ही पर्सन वापस आ गया। तो ये वाली जो ऑडिट फर्म है ना दूसरी वाली, ये भी 5 ईयर्स तक कंटिन्यू नहीं कर सकती। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहा है, अगर एक ऑडिट फर्म का कूलिंग पीरियड आया है 5 ईयर्स का, तो दूसरी ऑडिट फर्म, ठीक है, उसका भी कूलिंग पीरियड आ जाएगा अगर उसमें कॉमन पार्टनर है तो, अगर उसमें पुरानी वाली वाला कॉमन पार्टनर है तो। अगर इसमें कॉमन पार्टनर नहीं होते तब हमें क्या प्रॉब्लम होती, हमें प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि आप में कॉमन पार्टनर है पुरानी वाली फर्म के, इस वजह से हमें क्या हो रही है प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ये अपनी नई वाली फर्म है XPQ है ना, ये वाली फर्म भी ऑडिट नहीं कर सकती है इस वाली कंपनी की। रीजन, कॉमन पार्टनर्स। तो इसका भी 5 साल का क्या आ जाएगा, कूलिंग पीरियड आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके लिए भी 25-26 से लेके अगले 5 साल तक का कूलिंग पीरियड आ जाएगा क्योंकि कॉमन पार्टनर्स है। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या बोला है, राइट ऑफ कंपनी टू रिमूव द ऑडिटर और राइट ऑफ ऑडिटर टू रिजाइन इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस प्रोविजन। मतलब रोटेशन एप्लीकेबल हो रहा है, इसका मतलब यही है कि इंडिविजुअल 5 ईयर्स तक रहेगा और फर्म 5-5 साल के 2 टर्म्स तक रहेगी, 10 साल तक रह सकती है। तो इसका मतलब क्या, ऑडिटर बीच में रिजाइन नहीं कर सकता, नहीं तुम्हारे तो 5 साल है, तुम 5 साल से पहले रिजाइन नहीं कर सकता, अरे भाई मेरी मर्जी है। इसका मतलब रोटेशन की वजह से ये थोड़ी होगा कि नहीं 5 साल के बाद ही जा पाओगे आप, आपको रिजाइन करना है आप कर दो, या कंपनी आपको रिमूव करना चाहती है 5 साल से पहले
या 10 साल से पहले, तो क्या वो नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। इसका मतलब ये वाले प्रोविजन की वजह से रेजिग्नेशन या रिमूवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज चलते रहेंगे। किसी को बीच में जाना है या हमें निकालना है, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिंपल टॉपिक है रोटेशन ऑफ पार्टनर्स इन ऑडिट फॉर्म। जैसे मान लो एक ऑडिट फॉर्म है जिसमें 10 पार्टनर्स हैं, तो अब मान लो पहले ए बी और सी हमारी ऑडिट कर रहे थे। ठीक है, अब अच्छा फर्म है तो आपको पता है 5-5 साल के 2 टर्म्स मिल सकते हैं, है ना। तो अब मान लो पहले ए बी सी ऑडिट कर रहे थे, अब कंपनी के मेंबर्स को लगता है कि यार हम फर्म को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, बट हम इस फर्म के पार्टनर्स को तो चेंज करवा सकते हैं ना आपस में, मतलब फर्म तो वही रहेगी, पर वो तो ये तो बोल सकते हैं ना कि अब एबीसी से ऑडिट ना करवा के आपके दूसरे किसी पार्टनर को बोल दो, वो ऑडिट कर देगा, तो उससे इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी। तो मेंबर्स अगर चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि जैसे मान लो 10 साल तक का है तो उन्होंने बोल दिया कि हर 3-3 साल में हम पार्टनर चेंज करेंगे, या 5 साल के बाद हम पार्टनर, फर्म वही सेम है, फर्म में ही जो पार्टनर्स होते हैं हम उनको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी में ही हम किसी और पार्टनर से करवा लेंगे। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई अकेला ऑडिटर नहीं करेगा, फर्म में 3-4 पार्टनर्स मिलकर करेंगे ऑडिट, तो इसके लिए भी रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, रोटेशन अगर लग रहा है, ऑब्वियसली बात हमें पता है कि 5 साल या 2 टर्म्स ऑफ 5 साल जो भी है, उसके बाद में कूलिंग पीरियड आएगा 5 ईयर्स का। कूलिंग पीरियड आएगा मतलब पुराना वाला भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो जब पुराना वाला कंटिन्यू नहीं कर सकता तो कंपनी बैठी रहेगी क्या फालतू कि अगले 5 साल तक हम ऑडिट ही नहीं करवाएंगे? तो कंपनी के तो और मजे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा। अगले 5 साल तक किसी और को हमें अपॉइंट करना होगा ना एज ऑडिटर, ऑब्वियस सी बात है। तो अब वो जो हम रोटेशन के बाद पुराने वाले को हटाकर किसी और का अपॉइंटमेंट करेंगे, उसका मैनर क्या रहेगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो आप ये मान लो ऑडिट कमेटी का काम ही होता है पूरी ऑडिट के मैटर्स को संभालना। तो अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वही रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को कि भाई इसको हटा दिया हमने, इसको ले आते हैं, इस इंडिविजुअल को ले आते हैं या इस फर्म को ले आते हैं, तो वो बोर्ड को रिकमेंड करेगी। और बोर्ड चेक करके बोर्ड फर्दर किसको रिकमेंड करेगा? मेंबर्स को, बिकॉज हम तो जानते हैं फर्स्ट वाले के केस में बोर्ड अपॉइंट करता है, बाकी सबके केस में अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? मेंबर्स। तो सिंपल है, एसी रेकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड रेकमेंड करेगा मेंबर्स को, और अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? मेंबर्स। तो एसी अगर है कंपनी में, ऑडिट कमेटी अगर है कंपनी में, तो वही रेकमेंड करेगी और बोर्ड रिकमेंडेशन को कंसिडर करके फर्दर मेंबर को बता देगा। कंपनी में एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, बोर्ड डायरेक्ट करेगा, बोर्ड रेकमेंड कर देगा मेंबर को और मेंबर अपॉइंट कर देंगे, सिंपल। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सी चीज बोली है, सेम नेटवर्क एंड कॉमन पार्टनर। क्या बोला है? इनकमिंग ऑडिटर या फर्म नॉट एलिजिबल इफ ही और इट एसोसिएटेड विद आउटगोइंग ऑडिटर। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहा है, हम जिस ऑडिटर को निकाल रहे हैं या हम जिस ऑडिट फर्म को निकाल रहे हैं का मतलब उसका कूलिंग पीरियड आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस नए वाले ऑडिटर को हम लोग लेकर आएंगे उसका पुराने वाले से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात आप याद रखो ना। रीजन क्या है रोटेशन का? हम पागल थोड़ी है जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बार बार नए को अपॉइंट करके। ठीक है, हमारा रीजन है टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। तो अब लेट्स से 2 ऑडिट फर्म्स है, अगेन एबीसी है, पीक्यूआर है। मान लो ये दोनों ऑडिट फर्म्स जो है, ये और ऐसे करके और बहुत सारी ऑडिट फर्म्स हैं, ये सब एक कॉमन नेटवर्क है, मतलब ये सब मिलकर एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक ही बंदा, एक ही सीए है जो इतनी सारी फर्म को कंट्रोल कर रहा है। इसका कूलिंग पीरियड आ गया, तुमने इसको अपॉइंट कर लिया, तो क्या इंडिपेंडेंस है? क्या इंडिपेंडेंस रही? क्योंकि इन सबका कंट्रोल करने वाला बंदा तो एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे तुमने, एक भाई है, मान लो एक भाई है, एक घर में 5 बेटे हैं, मान लो तुमने एक भाई से कोई काम करवाया, अब तुम चाहते हो कि वो नहीं करे, तो अब तुम किसी दूसरे ब्रदर से वो काम करवा लोगे, तो क्या फर्क पड़ा? है तो वो एक ही फैमिली के लोग, रहेंगे तो वो एक ही जैसे अल्टीमेटली। ठीक है, तो वो वाली बात है, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं ना, तो आप इस पूरी फैमिली से काम मत करवा के किसी तीसरे से ही काम करवा लो। तो वही बोला है कि अगर आपका जो आउटगोइंग ऑडिटर है वो, और जो नया वाला ऑडिटर है इनकमिंग ऑडिटर है ना, कॉमन नेटवर्क में नहीं होने चाहिए, कॉमन कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एक ही ग्रुप का पार्ट नहीं होने चाहिए, ऐसा। ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। फिर क्या बोला है लास्ट, अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म एंड ऑल्सो सर्टिफाइज कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म एंड जॉइन्स अदर फर्म ऑल्सो इनएलिजिबल फॉर 5 years। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं एक फर्म है पीक्यूआर,
जो कि अपनी कंपनी की ऑडिटर है, ठीक है। इसमें से पी नाम का बंदा है, पी नाम का जो पार्टनर है वो, मान लो वो जो है ना हेड ऑडिटर है, मेन ऑडिटर है, वो ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करता है, मतलब वही ऑडिट कर रहा है उस कंपनी की मेजरली, तो वो मेन बंदा है, मेन ऑडिटर है। अब ये वाली फॉर्म है इन एलिजिबल हो गई, ये वाली फॉर्म क्या हो गई, इन एलिजिबल। क्यों? कूलिंग पीरियड आ गया 5 साल का। अब ये पी निकल के किसी दूसरे फॉर्म में जाकर पार्टनर बन गया, तो ये पी निकल के जाके मान लो पी एक्स वाई में पार्टनर बन गया, तो अगेन ये वाली फॉर्म भी क्या हो जाएगी, इनएलिजिबल। एक ही चीज है, घुमा फिरा के वही बोला है भाई, कॉमन पार्टनर, कॉमन लोग नहीं होने चाहिए। तो अगर वो एक से रिटायर हो रहा है और वो जाकर दूसरी में बन रहा है ऑडिटर, तो ये वाली भी इनएलिजिबल हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो अब यहाँ पे ये हमने पूरा पढ़ लिया अबाउट रोटेशन, एंड विद दिस अपना सेक्शन 139 जो है वो होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज व्हाट, अपना नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 140, इसका नाम क्या है, रिमूवल। रिमूवल पढ़ना है हमें, इसमें रेजिग्नेशन पढ़ना है और स्पेशल नोटिस है, बट वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें नहीं गिवन है। रिमूवल बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पर मतलब कंपनी यहाँ पर ऑडिटर को उसका टेन्योर खत्म होने से पहले ही रिमूव कर रही है, तो कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। इसके दो टॉपिक्स हैं, एक रिमूवल है कंपनी खुद से कर रही है, एक रिमूवल है जो ट्राइब्यूनल कर रहा है, एनसीएलटी करवा रहा है, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं जो कंपनी में हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अब अगर हमें रिमूव करना है ऑडिटर को तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो एक बात बताओ, अगर आप बोर्ड को पावर दे दोगे तो अगर ऑडिटर हल्का सा भी शक करेगा बोर्ड के ऊपर या हल्का सा भी कुछ क्वेश्चनिंग करेगा तो बोर्ड को इरिटेशन हो जाएगी, निकाल देगा उसको, हम तो नहीं रख रहे तो मैं निकलो, तो ऐसे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो अगर हमें किसी भी ऑडिटर को रिमूव करना है तो आप ऐसे नहीं अरे गरे कुछ भी रीजन देके उसको हटा दोगे, वरना तो कोई ऑडिटर कभी ऑडिट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बोर्ड हमेशा ही ऐसे काम करता रहेगा, थोड़ा सा वो आपके अगेंस्ट गया ऑडिटर, निकाल दिया आपने। तो अगर हमें रिमूवल करना है ऑडिटर का तो दो काम करने होंगे, सीजी की अप्रूवल चाहिए और एसआर पास होगा, ये दो काम किए बिना रिमूवल नहीं हो सकता। तो सीजी की अप्रूवल मिल गई और मेंबर्स ने एसआर पास कर दिया तो ही रिमूवल हो सकता है। तो सबसे पहले क्या बोला है, बाय पासिंग एसआर, और एसआर भी कब पास करोगे, सीजी की अप्रूवल मिलने के बाद। प्रोसेस देखो क्या होता है इसका प्रोसेस, सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग तो बीआर से ही होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो पहले हम बीआर पास करेंगे, बीओडी की हमें तो इसको निकालना है, उसके बाद सीजी से अप्रूवल लेना है, तो स्टेप 1 क्या हो गया, बीआर पास करो। अच्छा, फिर हम सीजी को पूछेंगे, तो सीजी को कैसे पूछेंगे, सीजी को लगाओगे एप्लीकेशन, सीजी को एप्लीकेशन जाएगी एडीटी 2 में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बीआर। अभी सीजी या तो अप्रूव करेगा तो रिजेक्ट करेगा, अगर सीजी ने अप्रूव कर दिया रिमूवल की, हाँ ऑडिटर घटिया निकालो, ठीक है, तो अगर उसने रिमूव कर दिया तो अब अप्रूवल मिलने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग करोगे और वहां पर एसआर पास करोगे। यानी दो काम, सीजी से पूछ लो, उसका अप्रूवल मिल गया तो अगले 60 डेज में एसआर पास कर लो, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि उसकी बिना बात सुने आप उसको निकाल दोगे, तो ऑडिटर को निकालने से पहले मीटिंग वगैरह में क्या दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, बिफोर इज रिमूवल। इसके बाद क्या बोला है, ट्राइब्यूनल चाहे तो वो भी निकाल सकता है। अब ट्राइब्यूनल को कौन से सपने आएंगे, कौन से दौरे पड़ रहे हैं उसको कि निकाल देता हूं उसको, ट्राइब्यूनल को कोई बोलेगा तब जाके तो उसको समझ आएगा कि अच्छा ये गलत है इस कंपनी का ऑडिटर। तो या तो ट्राइब्यूनल जो है उसको एप्लीकेशन देगा सीजी, या उसको एप्लीकेशन लगाएगा कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ट्राइब्यूनल खुद उसको ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये कंपनी का ऑडिटर जो है ये सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इवन सुओ मोटो मतलब ट्राइब्यूनल खुद से भी, सुओ मोटो क्या होता है, खुद से भी सेल्फ, खुद से भी उसको अगर लगता है एक सॉलिड रीजन है कि ये बेकार ऑडिटर है, तो वो खुद से भी और सीजी या किसी पर्सन के एप्लीकेशन आई है उससे भी अगर उसको लगा कि यार ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड किया है या किसी और के साथ मिल गया, जैसे मान लो कंपनी के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, है ना, और ट्राइब्यूनल को पता लग गया कि अच्छा कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह फ्रॉड कर रहे हैं और ये मिल गया उनके साथ जाके, ब्राइब खा रहा है उनके साथ जाके, मिल गया उनके साथ, वो भी फ्रॉड कर रहा है, तो अगर ऐसा लगता है ट्राइब्यूनल को, तो फिर ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास करेगा कंपनी को कि भाई इसको हटाओ ऑडिटर को, ठीक है, चेंज करो इसको। और जैसे ही उसने ये ऑर्डर पास किया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट नए वाले को अपॉइंट करेगा, तो सीजी अपॉइंट न्यू ऑडिटर, और जिस वाले ऑडिटर को ट्राइब्यूनल ने रिमूव किया है अब उसके लिए क्या बोल दिया, वो इनएलिजिबल है, अब वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाएगा फॉर नेक्स्ट 5 years। यानी
5 साल के लिए वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि उल्टा काम किया है। अब ट्राइब्यूनल ने आपको किसी कंपनी से निकाला है, क्यों? ऐसे एरे गैरे रीजन की वजह से नहीं निकाला है, आपने फ्रॉड किया है। ऊपर जो हमने बात की थी कंपनी वाली, वहां जरूरी नहीं कि आपने फ्रॉड ही किया हो, वहां पे तो हो सकता है आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो मेंबर्स वगैरह को या बोर्ड को, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में जो है ट्राइब्यूनल वाला, वहां पर फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है और आपको ट्राइब्यूनल ने रिमूव किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अगले 5 साल तक आप किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ऑल्सो आपकी लाइबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 447 कंपनीज एक्ट में फ्रॉड है, फ्रॉड की पनिशमेंट बताता है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट आएगी, वो हमें कहां पर गिवन है, सेक्शन 447 में। तो वो लाइबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया रिमूवल। अब इसके बाद में इसमें एक टॉपिक और है, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। यानी अगर ऑडिटर चाहता है तो क्या वो रिजाइन भी कर सकता है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है बस बता दो, ठीक है। तो ऑडिटर अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो अपने रिजाइन करने के 30 डेज में एक स्टेटमेंट फाइल कर देगा इन फॉर्म ADT 3। जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं ना, ये MCQ में आ सकते हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो विद इन 30 डेज वो एक स्टेटमेंट फाइल करेगा, किस फॉर्म में? ADT 3 में। और रीजन भी देगा कि भाई क्या है, मेरी शादी है या मुझे कोई और कंपनी मिल गई है, मैं पागल हो गया, जो भी रीजन है वो देगा, ठीक है। किस किस को बताएगा वो, ये स्टेटमेंट किस किस को देगा? कंपनी को देगा, ROC को देगा, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी और ROC को तो देगा ही देगा, और किसको देगा? CAG को भी देगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो बस इन दोनों को ही देगा। चलो, अब ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। सेक्शन 139 इज डन, सेक्शन 140 इज डन। अब आते हैं हम, इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपना सेक्शन 141। सेक्शन 141 डील करता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। क्या क्या चीजें हैं इसमें? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन। चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो आपको याद है ना, हम लोग कौन सी ऑडिट पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो क्वालिफिकेशंस में ऑब्वियस सी बात है, कौन बन सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर? ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऐसा बंदा जो कि एक CA है। CA भी कौन सा? इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या बोला, अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर बनना चाहता है तो एक CA होना चाहिए और वो भी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने ऊपर बात की कि एक फर्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है, ऑडिट फर्म को भी। तो अगर फर्म को हम बनाना चाहते हैं ऑडिटर, ठीक है, किसी भी कंपनी का, तो ऑब्वियस बात है हम किसी फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो उस फर्म को ही आप अपॉइंट कर सकते हो जिस फर्म के मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में एज CA। इसका मतलब आप किसी ऐसी फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते हो जिसमें एक CA है, बाकी सारे CMA हैं प्रैक्टिसिंग, एक CS है, एक CA है, बाकी सारे CMA नहीं। क्या बोला, ऐसी फर्म को अपॉइंट करोगे जहां पर मेजॉरिटी जो है लोग, मेजॉरिटी जो पार्टनर्स हैं वो CA हैं प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, वो फर्म जो होनी चाहिए उसमें CA का क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी। तभी आप उस फर्म को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोला, अगर एक फर्म है या एक LLP है, अगर हमने उसे अपॉइंट किया एज ऑडिटर, तो क्या बोला है, ओनली पार्टनर्स हु आर CA शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन। देखो ऑब्वियस बात है, मान लेते हैं कि अपनी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 30 पार्टनर्स है, 30 में से लेट्स से 2 CA हैं प्रैक्टिसिंग इन इंडिया और बाकी सारे जो 28 लोग हैं वो कुछ CS है, कुछ CM है। तो क्या ये फर्म एलिजिबल है? नहीं। अगर इसमें उल्टा होता, 28 CA होते प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, तब चलता क्या? यस, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला, अगर आप इस फर्म को अपॉइंट करते हो तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, मतलब आपका, वो कौन होना चाहिए? CA। अब इस फर्म में मान लो ये जो 2 लोग है ना, ये CMA है, ये जो 2 लोग है ना पार्टनर से CMA। तो अब क्या किया इन्होंने, जब ऑडिट करवाई और जब रिपोर्ट वगैरह पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन वाइन करवाया, तो साइन करवा लिया CMA से, क्योंकि ये भी तो पार्टनर ही है। नहीं, क्या बोला, अगर आपने फर्म को अपॉइंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है उस फर्म में अगर और भी प्रोफेशनल्स हैं लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रही है तो साइन करने की पावर तो किसके पास रहेगी? CA के पास ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला, ओनली वही पार्टनर्स जो कि CA हैं वो ही फर्म के बिहाफ पे काम करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे और वही साइन करेंगे। बेसिक सी बात है। तो ये तो अपना क्या हो गया, क्वालिफिकेशंस। चलो, अब देखो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? डिस्क्वालिफिकेशंस। यानी कौन कौन से लोग हैं जो कि डिस्क्वालिफाइड है, इसका मतलब वो लोग किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला है,
अब बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, देखो सुनो ध्यान से, अगर किसी को हमें अपॉइंट करना है एज ऑडिटर, तो या तो वो पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है प्रैक्टिसिंग सीए, या फिर वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, एलएलपी भी अलाउड है, लेकिन कोई बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है। जैसे आप किसी कंपनी को जो है वो किसी दूसरी कंपनी का ऑडिटर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला, कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो यहाँ पे ऑडिटर नहीं बन सकती है, लेकिन उसपे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एलएलपी उसको अलाउ कर दिया, बिकॉज देखो पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं, जैसे अपने सीए, सीएस, सीएमए ये सब मिलाकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। बट उनके पास एक और ऑप्शन है ना कि उनको अगर लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए तो वो एलएलपी बना लेते हैं, तो ठीक है, एलएलपी को अलाउ कर दिया। उसके अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो है, कोई कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या बोला है, और कौन डिस्क्वालिफाइड है यहाँ पे, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे हमने पहले भी बात की थी, हम चाहते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, तो अगर अपनी कंपनी, जैसे लेट्स से अपनी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, कंपनी कौन सी है अपनी, एबीसी लिमिटेड। अब अपनी कंपनी में कोई ऑफिसर है, मतलब मान लो कोई सी है, अपनी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, ऑफिसर है, तो क्या उसको ही आप बोल दोगे भाई ऑडिट कर ले? कंपनी के एम्प्लॉय वाले सीए को ही बोल दो कि ऑडिट कर ले? नहीं, अलाउड नहीं है वो। इसके बाद क्या बोला है, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसका मतलब जो पर्सन हमारे कंपनी का जो ऑफिसर है या एम्प्लॉय है उसका पार्टनर है। जैसे मान लो हमारी जो कंपनी है एबीसी, उसमें एक ही ऑफिसर था। अब ये जो ऑफिसर है, हो सकता है कि ये बंदा किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में भी इन्वॉल्व हो, ये हो सकता है ना किसी दूसरी फर्म में, किसी दूसरे बिजनेस में किसी के साथ में इन्वॉल्व हो। तो अब ये बंदा मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। अब इस पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीए भी है, तो उसको भी आप कंपनी की ऑडिट करने के लिए नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो वाला प्रैक्टिसिंग सीए जो होगा वो कंपनी के एम्प्लॉय के साथ कनेक्टेड होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी का ऑफिसर या कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर है, तो वो तो इनडायरेक्टली बायस्ड हो ही गया। तो क्या बोला, कंपनी का ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉय ये तो ऑडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर या एम्प्लॉय अगर ये कहीं पर और बिजनेस करते हैं, किसी और के साथ पार्टनरशिप में है, तो वो जो पार्टनर है ना उनका, वो भी हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है। पॉइंट नंबर 4 में बोला है पर्सन हु हिमसेल्फ या हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर। इसका मतलब ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना अपना पॉइंट नंबर डी, इसमें ये बोला है कि यहाँ पे ऑडिटर खुद भी ये 3 काम नहीं कर सकता है, अगर उसने किया तो वो डिस्क्वालिफाइड है, और ऑडिटर का रिलेटिव और उसका पार्टनर भी ये 3 काम नहीं कर सकता है। अगर उसके रिलेटिव या पार्टनर ने भी इनमें से कुछ किया, तब भी वो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब ये 3 काम 3 लोगों को नहीं करना है, खुद को नहीं करना है, उसके पार्टनर को भी नहीं करना है, और उसके रिलेटिव को भी नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। पहला क्या बोला, खुद को, रिलेटिव को और पार्टनर को, तीनों को क्या नहीं करना है, कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी परचेज नहीं करनी। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास जैसे लेट्स से ऑडिटर है, उसने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो वो तो कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, ओनर हो गया, वो तो बायस्ड है, इंडिपेंडेंट कैसे है। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तो अगर उसने कोई सिक्योरिटी वगैरह कंपनी की परचेज कर ली, कोई इंटरेस्ट वगैरह अगर उसको कंपनी में हो जाता है, तो वो बायस्ड हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ कंपनी में ही नहीं होना चाहिए, कंपनी के अलावा कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी के एसोसिएट, और इवन होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी जो होती है उसमें भी नहीं होना चाहिए। मतलब कैश कंपनीज और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। अभी कैश कंपनीज क्या है, देखो कैश कंपनी में सबसे पहले अपने पास में आ रहा है सी। सी मतलब कंपनी खुद। इसका मतलब कंपनी जिसका आप ऑडिटर बनना चाहते हो उसमें भी कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट परचेज नहीं करना है, कंपनी के एसोसिएट कंपनी में भी नहीं करना है, कंपनी की सब्सिडरी में भी नहीं करना है, कंपनी की होल्डिंग में भी नहीं करना है, और होल्डिंग कंपनी जो है ना कंपनी की, उसकी एक और कोई सब्सिडरी होगी उसमें भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना है। अब ये आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको और क्लियर होगा। अपनी कंपनी है ए लिमिटेड, अपनी कंपनी कौन सी है, अपनी कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई पर्सन इस वाली कंपनी की ऑडिट करना चाहता है, तो उसे ये जितनी भी सारी कंपनीज है ना, इन किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना है। कौन कौन सी कंपनी है, अपनी कंपनी में तो होल्ड नहीं करना है। अपनी कंपनी की जो है होल्डिंग कंपनी है पी लिमिटेड,
पी लिमिटेड अपनी होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, हमने पढ़ा हुआ है लॉ में। वैसे क्या होता है, अगर किसी कंपनी ने हमारी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग शेयर परचेज कर रखे तो वो कंपनी हमारी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो अपनी कंपनी में तो नहीं करना है, अपनी कंपनी की होल्डिंग कंपनी में भी नहीं करना है, अपनी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है, मतलब हमारी कंपनी ने भी तो कोई सब्सिडरी बना रखी होगी, उसमें भी नहीं कर सकते। हमारी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी भी तो हो सकती है। एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, जहां पे 20% या मोर का वोटिंग शेयर आपने रखा होता है। तो अगर अपनी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है तो उसमें भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला, आपको याद होगा, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी, यानी अपनी कंपनी की होल्डिंग में तो नहीं कर सकते, और अपनी कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उस कंपनी की एक और सब्सिडरी भी तो हो सकती है। ठीक है, तो मान लो जो ये पी लिमिटेड है अपनी होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी की एक और सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड, उसमें भी नहीं कर सकते। मतलब ये जो हो गई वो कौन सी हो गई, अपनी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें भी नहीं कर सकते। तो ये अपनी कंपनी की क्या हो जाती है, हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं सिस्टर कंसर्न। ठीक है, मतलब दोनों के पापा सेम हो गए ना, अपनी कंपनी और ये एक्स लिमिटेड, दोनों के पापा सेम है, दोनों की होल्डिंग कंपनी सेम है। ठीक है, मतलब होल्डिंग कंपनी की ये भी सब्सिडरी है, और हम जो है हमारी कंपनी जो है वो भी सब्सिडरी हो गई ना, क्योंकि वो हमारी होल्डिंग है तो हम उसकी सब्सिडरी है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी लॉ वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको याद आ गया होगा। तो क्या बोला, इनमें से किसी भी कंपनी में आप कोई सिक्योरिटी या कोई भी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। हमारी कंपनी में क्या बोला था अभी यहाँ पे, हमारी कंपनी में या इन सब कंपनीज में आपको रिलेटिव को और पार्टनर को, तीन लोग कहे थे, तीनों को ही सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना है, लेकिन हमने आप पे एहसान कर दिया, हमने आपको एक एक्सेप्शन दे दिया, बेसिकली रिलेटिव को अलाउ कर दिया कि भाई जो पर्सन है, अब देखो इतने सारे अपने क्या होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अपना कोई रिलेटिव है, मतलब जो ऑडिटर है अगर उसका कोई रिलेटिव है, ठीक है, तो रिलेटिव कौन सा वाला, डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में गिवन है। ठीक है, तो अभी हमें वो नहीं पढ़ना है। तो अपना जो भी रिलेटिव है वो रिलेटिव क्या कर सकता है, वो सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है। देखो इतने सारे आपके रिलेटिव्स होंगे तो कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा जिसने कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर्स 10-20 रुपए के, 40 रुपए के कुछ तो खरीद रखे होंगे। तब किसी भी रिलेटिव ने अगर उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो फिर आप अगर ऑडिट नहीं कर पाओगे तो ऐसा तो आपका आप ही मानो काम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, अब किस किस को फोन करके मना करोगे भाई प्लीज मत खरीदना, मुझे यहाँ पे ऑडिट करने जाना है, तो वो तो बहुत अजीब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोला है, रिलेटिव के लिए कंपनीज एक्ट ने एग्जेम्पशन दे दिया कि आपका रिलेटिव जो है ना वो होल्ड कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट कंपनी में जिसकी फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू मैक्सिमम 1 लाख हो सकती है। यानी अगर रिलेटिव मैक्सिमम 1 लाख तक की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड करता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 1 लाख से ज्यादा के होल्ड करता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तब बायसनेस आ जाएगी, पर 1 लाख तक हमने अलाउ कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मान लो यहाँ पे जब ऑडिटर बन रहा था कंपनी का, तब रिलेटिव ने होल्ड कर रखे थे लेट से 80,000 के, 80,000 के फेस वैल्यू के शेयर्स। जैसे ही वो ऑडिटर बना, अब उसने क्या कर लिया, रिलेटिव ने और खरीद लिए, तो 1 लाख प्लस पहुंच गया वो। तो अब क्या ऑडिटर यही करता रहे, छोड़ता रहे उसके बाद में? तो क्या बोला यहाँ पे, अगर आपके रिलेटिव ने मान लो आगे जाके शेयर्स 1 लाख से ज्यादा के खरीद लिए हैं तो इमीडिएट आप जो है छोड़ो मत, आपको हम टाइम दे देते हैं। तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, अगर आपका रिलेटिव अक्वायर कर रहा है थ्रेशोल्ड से ज्यादा, यानी 1 लाख से ज्यादा, तो आप करेक्टिव एक्शन ले लो, उसको बोल दो कि 1 लाख की लिमिट के अंदर अंदर वापस आ जाए, बाकी के शेयर्स बेच दे। ठीक है, कितने डेज में, विद इन 60 डेज, यानी 60 दिन का हम आपको टाइम दे देंगे, उसको बोल दो विद इन लिमिट आ जाए। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट और चीज है यहाँ पे, फेस वैल्यू देखनी है, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है। मार्केट वैल्यू आप लोग जानते हो कभी ऊपर कभी नीचे, तो यही करते रहोगे तो पागल हो जाओगे। अभी मार्केट वैल्यू थी 90,000, बन गए ऑडिटर 1,10,000 हो गई, तो वापस छोड़ दोगे जॉब को? फिर जैसे ही छोड़ दिया आपने अपनी ऑडिट वापस कम हो गई, तो पागल हो जाओगे। तो कभी भी हमें अगर लिमिट्स चेक करनी होती तो हम कभी भी मार्केट वैल्यू चेक नहीं करते, फेस वैल्यू चेक करते हैं। तो ये तो अपना हो गया सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का। इसके बाद में क्या बोला, अगेन खुद से रिलेटिव या पार्टनर इनडेटेड भी नहीं होने चाहिए। इनडेटेड का मतलब है लोन वोन नहीं लेना। आपने किसी से लोन लिया है तो ऑब्वियसली बात है आप बायस्ड हो। किसी से आप लोन लोगे तो आप उसके सामने ऑलरेडी वैसे भी झुके हुए होते हो। तो इसीलिए क्या बोला है
कि अगेन लोन वोन नहीं लेना है, सेम कैश कंपनी से और सब्सिडरी ऑफ कैश कंपनी, सॉरी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो कैश कंपनी से भी लोन नहीं लोगे और होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी, जो भी अभी मैंने डायग्राम पढ़ा, ठीक है, ये तीनों पे एप्लीकेबल है, तो इनसे भी आप नहीं लोगे। लेकिन यहाँ पे लिमिट गिवन है, जैसे सिक्योरिटी और इंटरेस्ट में तो क्या था, कितने के भी आप परचेज नहीं कर सकते हो, बट रिलेटिव परचेज कर सकता है अप टू फेस वैल्यू 1,00,000, बट ऑडिटर खुद या पार्टनर बिल्कुल भी परचेज नहीं कर सकता। लेकिन लोन में लिमिट है, यानी लोन में क्या बोला, 5 लाख से ज्यादा की परचेज करोगे तो डिस्क्वालिफाइड हो, 5 लाख तक है, 5 लाख से कम है तो हम अलाउ कर देंगे, डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। और तीसरा बोला है गिवन गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इनडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू कैश कंपनी या सब्सिडरी इन एक्सेस ऑफ 1,00,000। अब इसका क्या मतलब है, अगेन डायग्राम देखो क्या बोला है, सुनना बहुत ध्यान से। हमारी जो कंपनीज है, कैश कंपनी या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इन वाली कंपनीज ने किसी पर्सन को लोन दिया है, इन वाली कंपनीज ने किसी पर्सन को लोन दिया है, समझ आई बात। अब लोन दिया है तो आप लोग जानते हो कि ये बोलेंगे कि भाई हमें गारंटी प्रोवाइड करके दो, आप पे नहीं कर पाए तो कोई और आपके बिहाफ पर पे करेगा। तो अब ये जो थर्ड पर्सन है ये जाता है ऑडिटर के पास में, ठीक है, और उसको बोलता है भाई तू प्लीज मेरे बिहाफ पर इस कंपनी को गारंटी दे दे कि अगर मैं पे नहीं कर पाया तो तू पे कर देगा। तो आपने बीइंग एन ऑडिटर या आपके पार्टनर ने या आपके रिलेटिव ने, इनमें से किसी ने भी अगर किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर इन कंपनी को गारंटी दे दी कि वो पे नहीं कर पाया तो हम पे कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपकी भी तो ऑब्लिगेशन आ गई। इनडेटनेस वाली चीज अभी नहीं आई बट आ तो सकती है एक तरीके से, तो ये वाली चीज भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिमिट है इन एक्सेस ऑफ 1,00,000, यानी मान लो 5 रुपए की गारंटी दी, 10 रुपए की गारंटी दी, तब कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस एग्जाम्पल में 5 लाख की गारंटी दी है तो डिस्क्वालिफाइड हो गए ना, यानी 1,00,000 से ज्यादा की गारंटी अगर आप देते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। विद इन देते हो 1,00,000 तो चलेगा। तो ये 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में क्या बोला, अगर कोई पर्सन या कोई फर्म, ठीक है, जो ऑडिट करना चाहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका बिजनेस रिलेशनशिप है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंपनी के साथ में बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करते हो तो आप तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज में कंपनी के साथ कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड हो ना, अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट कैसे हो भाई, नहीं हो सकते। अगेन कैश कंपनीज और सब्सिडरी ऑफ कैश कंपनी के साथ में आप किसी भी टाइप से बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिविजुअल चाहे फर्म, तो ऑब्वियस सी बात है वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता है। लेकिन ये 2 चीजें बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं मानी जाएंगी, मतलब आप ये 2 चीजें कर रहे हो ना तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, मतलब ये एक्सेप्शंस है। क्या बोला, अगर आप कंपनी के साथ में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो कंपनी को, जैसे मान लो कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगह पे बोल रखा है कि ऑडिटर के साइन चाहिए, तो अब वहां पे आप एज एन ऑडिटर वो डॉक्यूमेंट पे साइन करके कंपनी से फीस ले रहे हो, तो क्या आपका वो बिजनेस हो गया कंपनी के साथ में, नहीं। ऑब्वियस बात है, आप प्रोफेशनल सर्विसेज तो दे ही सकते हो, तो आपका काम है, वो ही नहीं करोगे तो पैसे कहां से आएंगे। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि परमिटेड है, अभी हम वो भी पढ़ेंगे, कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी है जो अलाउड नहीं है। अगर आप ऑडिटर बनते हो तो कुछ नॉन ऑडिट सर्विसेज ऐसी हैं जो आप कंपनी को नहीं दे सकते हो अगर आप ऑडिटर हो उस कंपनी के, तो वो वाली नहीं, जो अलाउड है, जो कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आप दे सकते हो, तो वो तो आप दे ही सकते हो। और दूसरा, अगर आप कंपनी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करते हो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो भी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अब इसका मतलब क्या है, कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे मान लो कोई एक ऑडिटर है, वो किसी कंपनी का ऑडिटर है और वो कंपनी मान लेते हैं, जैसे लेट्स से जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एसी टीवी ये सब जो चीजें हैं वो बेचती है। अब ये ऑडिटर है, इसको अपने घर के लिए लेट्स से एक टीवी चाहिए, है ना। अब ये इस कंपनी के पास जाता है तो उसको पता है कंपनी टीवी वगैरह में डील करती है, तो अगर इसको टीवी चाहिए तो ये इस कंपनी के पास जाकर टीवी खरीद सकता है ना, ये इस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब मान लो टीवी है तो कितने रुपए का, 80,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल टीवी है तो कितने का, 80,000 रुपए का, ठीक है। कंपनी इसको क्या बोलती है कि हम तुम्हें ये टीवी दे देंगे, 80,000 का है, हम नॉर्मली भी जो भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं हम नॉर्मली भी उनको 5,000 का डिस्काउंट दे देते हैं मैक्सिमम, तो तुमको भी दे देंगे, तो हम तुमको 75,000 का दे देंगे आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो अब तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस अफेक्ट हुई क्या,
नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी से उसने वो चीज ली है जिसमें कंपनी डील करती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और दूसरा उसने आर्म्स लेंथ प्राइस पे ली है, मतलब उसने उस प्राइस पे ली है जिसपे कंपनी बाकियों को भी बेचती। कंपनी बोलती हम तुम्हें ये जो टीवी है, तुम्हें हम ये टीवी दे देंगे 20,000 रुपए में, टीवी की प्राइस 80 है, हम कस्टमर को देते हैं 75 का, बट क्योंकि तुम हमारे ऑडिटर हो, तुम स्पेशल हो, तो हम तुम्हें देंगे 20,000 का। अब ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब होता है जिसपे आप बाकी सबको दे रहे हो, नॉर्मल अनरिलेटेड लोगों को दे रहे हो, तुम उसी प्राइस पे दो। तो 75 पे कंपनी सबको दे रही है, उसी प्राइस पे अगर वो देती है ऑडिटर को भी तो भी चलेगा। सबको देती है 75 में, तुमको दे रही है स्पेशली 20 में, तब बायसनेस है, तब कंपनी तुमसे एक्सपेक्टेशन लगाएगी कि तुम इंडिपेंडेंट मत रहो, झूठ बोल दो, वो नहीं करना है। पर अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे किया, ऑर्डिनरी कोर्स में किया है, जैसे बाकी के साथ करती है कंपनी वैसा ही ट्रांजैक्शन है, वही प्राइस है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है ऐसा कोई पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या कंपनी का एम्प्लॉय है एज अ डायरेक्टर और केएमपी, मतलब मान लो कोई ए नाम का पर्सन है, ए नाम का पर्सन है, वो सीए है, उस सीए का भाई, उस सीए का ब्रदर मान लो, अब ब्रदर है तो वो कौन होगा, उसका रिलेटिव होगा, उसका ब्रदर कंपनी में काम कर रहा है, उसका ब्रदर कंपनी में डायरेक्टर है या उसका ब्रदर कंपनी में केएमपी है, तो क्या वो ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा? बायस्ड है ना भाई, तुम्हारा भाई कंपनी का डायरेक्टर है, तुम्हारा भाई कंपनी का केएमपी है, तो तुम कैसे ऑडिट कर सकते हो? बायस्ड हो। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, इसका मतलब ऐसा पर्सन जो कहीं और काम कर रहा है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो ऑब्वियस सी बात है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसे हम एक ऑडिटर नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमारा ऑडिटर प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में हो भी फुल टाइम, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो आप अगेन क्या हो जाओगे, यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड। या फिर क्या बोला, अगर आप एक पर्सन हो या आप किसी फर्म के पार्टनर हो, लेकिन आप एक टाइम पे 20 कंपनीज से ज्यादा की ऑडिट करना चाहते हो, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। इसका मतलब है आप मैक्सिमम 20 कंपनीज की ऑडिट ले सकते हो एट अ टाइम। अगर आप 20 कंपनीज से ज्यादा की ऑडिट लेना चाहते हो एक ही टाइम पे, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। देखो, लॉ को लगता है कि एक बंदा केपेबल है एक टाइम पे सिर्फ 20 कंपनीज को संभालने के लिए, अगर वो 20 से ज्यादा की ऑडिट ले लेगा तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, फिर वो अपनी क्वालिटी नहीं दे पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बोला, आप 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिट नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। लेकिन ध्यान से सुनना, ये 20 कंपनीज जो है ना, 20 कंपनीज में ये वाली कंपनीज एक्सेप्शन है। इसका मतलब ओपीसी स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी होती है इनएक्टिव कंपनी, मतलब कंपनी बनी हुई तो है बट अभी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, इनएक्टिव है। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। मतलब अगर आप ऑडिटर हो और मान लेते हैं हम, आप ऑलरेडी 20 कंपनीज में काम कर रहे हो और अब आपको एक ऑडिट आ जाती है ओपीसी से, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो? हाँ मैम, वो तो 21 कंपनीज हो गई, ये वाली 20 की लिमिट में काउंट ही नहीं होगी, मतलब ये वाली कंपनीज छोटी कंपनीज है। अगर आप इन कंपनीज की ऑडिट करते हो तो हमने आपको बेनिफिट दे दिया, करो आप इनकी ऑडिट, ये 20 के लिमिट में काउंट नहीं होगी। तो मतलब अगर आपके पास 20 कंपनी है और एक ओपीसी, एक डॉर्मेंट, एक स्मॉल कंपनी और एक ये वाली प्राइवेट कंपनी आप और करना चाहते हो, तो वो चॉइस नहीं होंगी, वो 20 ही रहेंगी, बिकॉज इनको काउंटिंग में काउंट ही नहीं करना है 20 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है 4 कंपनीज। अच्छा, अगर एक पर्सन है जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ऑब्वियस बात है भाई, फ्रॉड करके आए हो, तुमको हमने क्यों रखा है, तुम फ्रॉड ढूंढो, और तुम खुद ही फ्रॉड करके आए हो, पागल हो क्या? अगर तुम फ्रॉड करके आए हो और कोर्ट ने तुम्हें कन्विक्ट कर लिया है, तो फिर जिस दिन तुम्हें कोर्ट ने कन्विक्ट किया उसके 10 साल तक तुम डिस्क्वालिफाइड हो। क्या बोला, एक पर्सन जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फ्रॉड में, तो कन्विक्ट कर लिया, अब कन्विक्ट होने से अगर 10 साल इलैप्स नहीं हुए हैं, मतलब जिस दिन कन्विक्ट किया है उसके बाद 10 साल तक तुम डिस्क्वालिफाइड हो, 10 साल एक्सपायर हो जाएंगे फिर तुम ऑडिट कर सकते हो, तो 10 साल तक डिस्क्वालिफाइड हो। और लास्ट है, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसी सर्विस दे रहा है जो कि सेक्शन 144 में लिखी हुई है, वो अगर आप देते हो तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। अभी हम नेक्स्ट यही पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 144। तो अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज देते हो कंपनी को या उसकी होल्डिंग कंपनी को या उसकी सब्सिडरी कंपनी को, ये वाली सर्विसेज, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। देखो, अगर कोई पर्सन एक कंपनी का ऑडिट करना चाहता है तो हम चाहते हैं वो एकदम
सॉरी एकदम इंडिपेंडेंट हो, वरना वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक कंपनी के ऑडिटर हो, ठीक है, अगर आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, तो आप उस कंपनी में अगर लेट्स से अकाउंटिंग भी करते हो, या अगर आप उस कंपनी में इंटरनल ऑडिट भी करते हो, तो कोई सेंस हुआ? आप उस कंपनी में ऑडिट भी कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और आप उस कंपनी में अकाउंटेंट का भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे ना, बिकॉज आप बायस्ड हो। तुम खुद ही अकाउंट्स बना के खुद ही को ही चेक कर लोगे, तुम खुद ही इंटरनल ऑडिट करके खुद ही को वापस चेक कर लोगे स्टैट्यूटरी ऑडिट में। पागल पागल हो? तो तुम्हें ये बोलोगे तुम खुद ही जो है ना पेपर देने जाना है एग्जाम में, ठीक है, और तुम्हारी जो कॉपी है वो तुम खुद ही वहां पे चेक करके आना। तो क्या ये चीज सही है क्या? यहाँ पे तुम तो अपने आप को अच्छे मार्क्स ही दे के आओगे। क्या कोई सीएमए के एग्जाम में कभी फेल होगा अगर कंसेप्ट ये ला दिया जाए कि बच्चे को ही बोल देंगे हम खुद की कॉपी खुद ही चेक कर लो, सब पास है, सब एकदम AR1 आ जाएंगे, फिर तो ऑब्वियस सी बात है। तो वैसा नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता, यानी या तो आप ऑडिट कर लो या आप ये वाला काम कर लो, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो, वरना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि काम भी आप ही कर रहे हो। ये वाली सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कंपनी अपने लेवल पे करवाती है, ठीक है, और आप एज एन ऑडिटर जाके उसको चेक करते हो। अब अगर ये वाले सारे काम आपने ही करे हैं और चेक भी आप ही करोगे, तुम खुद के काम में गलती थोड़ी निकालने वाले हो, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा ऑडिट का। देखो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो तुम्हें एज एन ऑडिटर नहीं देनी है। पहला वही है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग वाला काम तुम नहीं कर सकते हो, बिकॉज तुम अकाउंट्स को चेक करने का काम करते हो ऑडिट में, तो तुम ही बनाओगे तुम ही चेक करोगे, नॉट एप्लीकेबल। तो तुम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का काम नहीं कर सकते हो, तुम इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते हो। कंपनी में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मतलब जो पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग से, जो रॉ डेटा होती है, देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज, मतलब प्रॉपर जो पूरा हम डेटा का काम संभालते हैं। अलग अलग सिस्टम्स आते हैं कंपनी में, मैनुअल भी होता है, ऑटोमेटेड भी होता है, मतलब डेटा का जो पूरा मैनेज करने का है, फाइनेंशियल डेटा को पूरा मैनेज करने का जो कंपनी का सिस्टम है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा तुम ही संभाल रहे हो, ठीक है, तो भी तुम ऑडिट नहीं कर पाओगे। तो या तो ये कर लो या तो ऑडिट कर लो। नेक्स्ट है जो एक्चुअरीज वगैरह होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होते हैं, वहां पे आपने सुना होगा कि वो एक्चुअरी वगैरह पॉइंट होते हैं, जैसे ये प्रीमियम वगैरह कितना कैलकुलेट होगा, ठीक है, लॉस वगैरह अगर हो जाता है तो क्लेम कितना, ये सब जो चीजें कैलकुलेशन का काम होता है ये एक्चुअरीज करते हैं। तो अगर आप एक्चुअरी वाला काम करो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो कंपनी को कि कंपनी को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बैंकिंग आप हैंडल कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया है उसको हम अपने जो है कंपनी के बिहाफ पर क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे या जो भी है, ठीक है, डिपॉजिट करेंगे, जो भी है। तो इन्वेस्टमेंट वाला अगर आप पूरा कंपनी का काम संभाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वाला काम संभाल रहे हो, तो अगेन आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कंपनी ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि कंपनी जो है जैसे अपना अकाउंटिंग वाला काम हो गया या कुछ फाइनेंशियल काम हो गया, वो खुद से नहीं करके किसी और को आउटसोर्स कर देती है। तो मान लो उसने आपकी फर्म को आउटसोर्स किया, तब कंपनी अपना काम आपसे करवा रही है अकाउंटिंग वगैरह वाला, ठीक है, आउटसोर्स करके, अब ऑडिट भी आपसे ही करवा रही है। अगेन वो वाली चीज नहीं हो सकती। कंपनी की मैनेजमेंट सर्विसेज आप देखते हो, तो कंपनी के लेवल पे अगर आप ये सारे काम करोगे तो आप एक तरीके से कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हो या कंपनी के लिए काम कर रहे हो। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, फिर आपको कंपनी से पैसा मिल रहा है तो आपको जो है पता है यहाँ पे कि मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। ऑडिटर बनना है तो एकदम कंपनी से दूर दूर तक कोई रिश्ते नाते नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना सेक्शन 144, यानी ये वाली भी सर्विसेज आपको नहीं देनी है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलो, अब इसके बाद आ जाओ, मान लेते हैं ऑडिटर जो है अपॉइंटमेंट के बाद भी तो पॉसिबल है ना कि वो डिस्क्वालिफाइड हो जाए अपॉइंटमेंट के बाद। तो अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो तो आप क्या करें? अब आप अपना ऑफिस वेकेट कर दो, सिंपल, ठीक है, और वो वैकेंसी क्या मान ली जाएगी, जो पे अपने ऊपर पड़ा था कैजुअल वैकेंसी। चलो, इसके बाद अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। सीलिंग मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, इसका मतलब एक ऑडिटर एक टाइम पे मैक्सिमम 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, लेकिन उसमें कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं है लिमिट में, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। मतलब ये वाली कंपनीज की ऑडिट करेगा तो भी वो 20 में काउंट नहीं होगी, इसके अलावा 20 कंपनीज ही अलाउड है मैक्सिमम। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, आप एक बात सुनो, मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी, ठीक है, 3 पार्टनर्स है, तो अब क्या इस पार्टनरशिप फॉर्म की टोटल 20 ऑडिट्स है? अच्छा, ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म है मान लो इसमें 50
जो है पार्टनर्स है, 50 ही है, तो अब इन 50 की मिलकर सिर्फ 20 ही ऑडिट है, तो बाकी सब लोग जो है उनका सर्वाइवल कैसे होगा भाई? तो ये फर्म की 20 ऑडिट नहीं है, एक फर्म को 20 ऑडिट नहीं मिलेगी, एक इंडिविजुअल को 20 ऑडिट मिलेगी। तो अगर आप एक फर्म में पार्टनर हो तो आपको एज अ पार्टनर भी 20 ऑडिट मिलेगी। यानी अगर इस फर्म में 3 पार्टनर है तो ए की ऑडिट 20 है, बी की भी 20 है, सी की भी 20 है, तो फर्म की टोटल ऑडिट कितनी हो गई? 60। अगर फर्म में 4 पार्टनर्स होते तो फर्म की टोटल कितनी हो जाती लिमिट? 80। 5 होते तो 100। समझ आई? तो फर्म के अकॉर्डिंग लिमिट नहीं मिली है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग लिमिट मिली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्म में 3 पार्टनर्स हैं तो ओवरऑल लिमिट कितनी हो जाएगी? 60 ऑडिट्स की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, टैक्स ऑडिट जो होती है ना, उसमें मैक्सिमम लिमिट जो मिलती है पर पर्सन को या पर पार्टनर को, वो कितनी मिलती है? 60। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो 20 है, बट टैक्स ऑडिट में कितने की लिमिट है? 60। ये एमसीक्यू में आ सकता है। एंड विद दिस अपना जो सेक्शन है 141 वो अपना होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं, छोटा सा सेक्शन है 142, बहुत सिंपल सा है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब जो रेम्यूनरेशन है ऑडिटर का, क्या बोला यहाँ पे? उसको कौन फिक्स करेगा? कंपनी में जो है मेंबर्स। कहां पर फिक्स करेंगे? जनरल मीटिंग में, या फिर जनरल मीटिंग में ही एक तरीका डिसाइड कर देंगे मेंबर्स कि ऐसे ऐसे करके रेम्यूनरेशन फिक्स होगी। तो मतलब अल्टीमेटली मेंबर्स, ऑब्वियस है ना कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? मेंबर्स, है ना। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन जो है वो भी कौन डिसाइड करेंगे? मेंबर। लेकिन आपको याद होगा फर्स्ट ऑडिटर था, उसका अपॉइंटमेंट किसने किया था? बीओडी ने। तो वहां पर रेम्यूनरेशन भी कौन डिसाइड कर सकता है? बीओडी। मतलब जो अपॉइंटमेंट कर रहा है, रेम्यूनरेशन की पावर भी हम उसको दे देते हैं। अच्छा, रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? ऑडिट करने की फीस तो उसकी आएगी ही आएगी, उसके साथ में क्या बोला और क्या इंक्लूड होगा? एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड बाय ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे ऑडिटर को साइट विजिट पे जाना पड़ता है, जैसे मान लो कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस हैं या अलग अलग सिटीज में लोकेशंस वगैरह ये सब चीजें हैं, तो ऑडिटर को जाना पड़ता है अपने आर्टिकल्स को लेके। तो अब लेट्स से ऑडिटर गया तो उसका खर्चा तो आएगा ही आएगा, वैसे तो है नहीं कि वो पैदल जाएगा, ऑब्वियसली बात है फ्लाइट से जाएगा वो, ठीक है, होटल में रहेगा, है ना। तो वो सब जो खर्चा है, तो अगर ऑडिटर ने अपनी जेब से एक बार पे कर भी लिया तो आपने सुना होगा कंपनी रियम्बर्स करती है उसको। तो वो सब चीजें उसकी ऑडिट की फीस में इंक्लूडेड होती है ना। चाय पानी का खर्चा है, कंपनी देगी वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होगा? नॉट इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। अच्छा, ऐसा होता है ना कि कंपनी ने उसको कोई रिक्वेस्ट करके कोई और सर्विस, जैसे मान लो कंपनी ने उसको किसी मैटर पे बोल दिया कि एडवाइस चाहिए हमें आपकी, है ना। तो अब वो अदर देन ऑडिट, ठीक है, कोई काम कर रहा है कंपनी के लिए, ऑब्वियसली 144 वाले काम नहीं कर सकता, नॉर्मल कोई और काम कर रहा है वो कंपनी के रिक्वेस्ट पे। तो अगर वो कर रहा है तो उसकी अलग फीस है, ऑब्वियसली बात है, वो प्रोफेशनल है, ऐसे नहीं करना है कि सारे काम उससे करवा के एक ही बार फीस दे दी, ठीक है। नहीं, वो प्रोफेशनल है, वो सी है, पागल नहीं है, तुम्हारे लिए सब काम कर देगा एक ही फीस में। तो ऑडिट की फीस अलग है बिकॉज वो काम अलग है, तुमने उससे रिक्वेस्ट करके कोई स्पेशल काम करवाया तो उसकी फीस अलग से होगी, वो इस वाली फीस में रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो ये अपना यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया? ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो अपना सेक्शन 142 है, ठीक है। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 142 तक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जो बाकी के सेक्शंस है वो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।